पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी भारत में हो रही है। भारत में हो रही है, लेकिन कौन से राज्य में हो रही है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य में हो रही है, ऑप्शन ए। तो देख सकते हैं की पॉइंट्स में, बिहार का ऐतिहासिक शहर जो कि राजगीर है, एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी करेगा। जो हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ है, उसके तहत यह खेल खेला जाएगा। और इस खेल का आयोजन कब से किया जाएगा? तो इस खेल का आयोजन 29 अगस्त 2025 से लेकर 7 सितंबर 2025 तक किया जाएगा राजगीर हॉकी स्टेडियम में। तो आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि JSW इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट के महिला एकल फाइनल में अनाहत सिंह ने किस खिलाड़ी को हराया था? तो किस खिलाड़ी को अनाहत सिंह ने हराया था, वो भी JSW इंडियन ओपन 2025 में। और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्वैश टूर्नामेंट ये क्या होता है, तो ये भी बता दूंगा। तो इस सवाल का जवाब देख लेते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा कि अनाहत सिंह ने हेलेन टेंग को हराया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हेलेन टेंग। और यहाँ पर देख सकते हैं अनाहत सिंह का तस्वीर है। तो की पॉइंट्स में देख सकते हैं कि अनाहत सिंह ने हांगकांग की हेलेन टेंग को 3-0 से हराकर महिला स्क्वैश में JSW इंडियन ओपन का खिताब जीता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हेलेन टेंग थी वह हांगकांग की थी। इसके अलावा स्क्वैश क्या होता है, आखिर इस टूर्नामेंट में क्या होता है? तो स्क्वैश एक रैकेट खेल होता है, तो बैडमिंटन की ही तरह होता है। तो देख सकते हैं तस्वीर में यहाँ पर बैडमिंटन की ही तरह दिख रहा होगा। तो यह रैकेट होता है। और बैडमिंटन में क्या होता है? बैडमिंटन में कोर्क होता है, लेकिन इसमें क्या है? तो इसमें ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक बॉल है, तो यहाँ पर बॉल से खेला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें 2 खिलाड़ी या फिर डबल्स के लिए 4 खिलाड़ी, या फिर यहाँ पर 2 खिलाड़ी भी हो सकते हैं या फिर 4 खिलाड़ी भी हो सकते हैं। एक छोटी खोखली रबड़ गेंद से 4 दीवारों वाले कोर्ट में खेलते हैं। तो यहाँ 4 दीवारी बना नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर लाइन यहाँ पर घिंचा हुआ रहता है, उसी के अंदर खेलता है। तो यहाँ पर स्क्वैश एक टूर्नामेंट है। तो देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर इस खेल को खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है? तो कौन से देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन भारत किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा USA के साथ, अमेरिका के साथ, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 सेना ने मिलकर यहाँ पर इस आयोजन को यहाँ पर सफल बनाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला में देख सकते हैं यहाँ पर वायु सेना दिख रहा होगा, जहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा। यहाँ पर पानी भी दिख रहा होगा, यानी कि जल सेना। और यहाँ पर देख सकते हैं थल सेना भी मौजूद है। तो की पॉइंट्स में देख सकते हैं कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1 अप्रैल 2025 को 13 दिवसीय द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास के लिए टाइगर ट्रायम्फ का 4था संस्करण शुरू किया है। तो यहाँ पर त्रिसेवा का मतलब होता है 3 सेवा, यानी कि 3 यहाँ पर सेना, उसको थल सेना, वायु सेना और जल सेना। यहाँ पर त्रिसेवा का मतलब वही है जो अब यहाँ पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो तीनों सेनाएं हैं अब मानवीय सेवा प्रदान करेगा और आपदा राहत में भी यहाँ पर अपनी सेवाओं को देगा। और इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो इस आयोजन का उद्देश्य है प्रभावित संकट प्रतिक्रिया, यानी कि कोई आपदा आ जाता है तो उसका निवारण करने के लिए यह सशस्त्र बल अपना यहाँ पर भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में साल 2025 एबल पुरस्कार से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर एबल पुरस्कार क्या होता है, तो ये भी बता देता हूँ। उससे पहले इस सवाल का जवाब दे लेता हूँ। तो किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया है एबल पुरस्कार 2025 से? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसाकी काशीवारा को, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मसाकी काशीवारा जी का तस्वीर दिया गया है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। की पॉइंट्स में देख सकते हैं कि हाल ही में जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को 2025 एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो इस प्रतिष्ठित सम्मान को पाने वाले पहले जापानी थे, यानी कि पहले जापानी व्यक्ति बने हैं जिसको गणितज्ञ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि एबल पुरस्कार क्या होता है। तो एबल पुरस्कार गणित में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो यह एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि यहाँ पर गणितज्ञ को दिया जाता है।
और इस पुरस्कार का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि उन असाधारण गणितज्ञों को सम्मानित करना है जिनके काम से इस क्षेत्र यानी कि गणित के क्षेत्र में उन्नति हुआ है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर एबल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पंजाब सरकार ने झज्जर बचौली वन्य जीव अभयारण्य परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो कितने करोड़ रुपए का आवंटन पेश किया है। तो इसका जवाब हो जाएगा 324 करोड़ रुपए का। ऑप्शन बी 324 करोड़ रुपए का। और यहाँ पर देख सकते हैं साइड में, तो यहाँ पर तेंदुओं का फोटो दिया गया है। तो यहाँ पर तेंदुओं का फोटो दिया गया है, इसका मतलब कि जो झज्जर बचौली वन्य जीव अभयारण्य है वह विशेष रूप से तेंदुओं के संरक्षण के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब स्थित जो कि झज्जर बचौली वन्य जीव अभयारण्य है, राज्य की पहली तेंदुआ सफारी शुरू होने जा रही है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह जो वन्य जीव अभयारण्य है इसका बजट यहाँ पर विशेषकर तेंदुआ के संरक्षण के लिए बनाया गया है। इस पहल का लक्ष्य अभयारण्य को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है, जिससे पर्यटकों को तेंदुओं और अन्य वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का अवसर मिले। यानी कि यहाँ पर तेंदुआ तो रखा ही जाएगा, साथ ही साथ अन्य वन्य जीव को भी रखा जाएगा। पंजाब सरकार ने 2025-26 के बजट के तहत इस परियोजना के विकास के लिए 324 करोड़ का आवंटन पेश किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 324 करोड़ का आवंटन पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए घोषित विषय क्या है। यानी कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम पूछा गया है। तो कौन सा थीम हो जाएगा। इससे पहले बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या हो जाएगा, 2025 का थीम क्या हो जाएगा। तो इसका थीम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। की पॉइंट्स में देख सकते हैं कि यह थीम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया है। उन्होंने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम जो कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग की घोषणा की है। तो यहाँ पर थीम क्या है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो ये है, उन्होंने योग को वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए लोगों से इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की है। यानी कि योग करने से हम स्वस्थ रहेंगे, इसलिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस थीम को अपनाने के लिए कहा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूकंप के बाद म्यांमार में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा अभियान शुरू किया है। तो भारतीय सेना के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है जिससे कि भूकंप जो कि म्यांमार में आया था उससे वहां के लोगों को सहायता मिल सके। तो यहाँ पर उस ऑपरेशन का नाम बताना है। तो यहाँ पर 3-4 ऑपरेशन दिया गया है, कौन सा ऑपरेशन है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन ब्रह्मा। की पॉइंट्स में देख सकते हैं कि म्यांमार में आई विनाशकारी भूकंप के बाद भारतीय सेना ने मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल के नेतृत्व में एक विशेष चिकित्सा कार्य बल को शत्रुजित ब्रिगेड के तहत तैनात किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल के नेतृत्व में चिकित्सा का भी व्यवस्था किया गया है। इसके अलावा वहाँ पर सभी तरह का व्यवस्था कर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर जो भूकंप से आए वहाँ पर पीड़ित लोग हैं उनको यहाँ पर खाना मिल सके, उचित आहार मिल सके, इसके अलावा उचित कपड़े मिल सके। तो उसकी यहाँ पर देखरेख यहाँ पर भारत कर रही है, उनके सैनिक कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक वर्ड शत्रुजित ब्रिगेड। तो शत्रुजित ब्रिगेड का मतलब क्या होता है। तो यह एक इंडियन आर्मी का एक पलटन है, यानी कि एक समूह पलटन है। इसके अलावा 118 सदस्यों वाली यह चिकित्सा प्रतिक्रिया टीम म्यांमार में आवश्यक चिकित्सा उपकरण और आपूर्ति ले जा रही है। तो इस तरीके से भारतीय सैनिक म्यांमार में हुए विनाशकारी भूकंप से लोगों को यहाँ पर सहायता प्रदान कर रहे हैं ऑपरेशन ब्रह्मा की मदद से। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो संयुक्त भारत नेपाल अभियान क्या है, तो उससे पहले जान लेते हैं इस सवाल का जवाब। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, कर्नल सरफराज सिंह ने इसका नेतृत्व किया है, इस अभियान का नेतृत्व किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं रक्षा मंत्री, जो कि यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं।
तो की पॉइंट्स में देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री, जो कि रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, उन्होंने 3 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। इसके अलावा माउंट कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर, अभियानों को रवाना किया है। यानी कि 2 अभियान शुरू किए गए हैं। पहला अभियान का नाम है माउंट कंचनजंगा और दूसरा है माउंट एवरेस्ट। तो दोनों अभियान यहाँ पर जारी किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय सेना के माउंट एवरेस्ट अभियान। तो यहाँ पर 2 अभियान शुरू किए गए हैं। तो माउंट एवरेस्ट अभियान जो है वहाँ पर 34 पर्वतारोही को शामिल किया गया है, जो कि पारंपरिक साउथ कोल रूट से चढ़ाई करेंगे। इस दल का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो जो माउंट एवरेस्ट अभियान का है उस दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज जोशी कर रहे हैं। इसके अलावा माउंट कंचनजंगा के लिए संयुक्त भारत नेपाल अभियान जो कि जारी किया गया है, उसमें 12 भारतीय सैनिक और जो 6 हैं वह नेपाली सैनिक यहाँ पर भाग ले रहे हैं। जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है, तो इसका नेतृत्व कर्नल सरफराज सिंह कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया है। तो स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा शुरू किया गया है। और स्टार्टअप महाकुंभ 2025 क्या है, तो यहाँ पर की पॉइंट्स में देख सकते हैं कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो कि पीयूष गोयल है, उन्होंने 3-4 अप्रैल यानी कि 3 से 5 अप्रैल तक 2025 तक, यानी कि 3 दिन का यह कार्यक्रम है, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख। तो इन 3 दिनों में भारत मंडपम में आयोजित होने वाले स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। और जो यह कार्यक्रम होगा वो दिल्ली में होगा। कहाँ पर होगा, तो यह कार्यक्रम दिल्ली में होगा। और इस आयोजन का उद्देश्य क्या है, तो इस आयोजन का उद्देश्य भारत की आर्थिक वृद्धि में और योगदान देना है, यानी कि आर्थिक वृद्धि को और अधिक मजबूत करना है और दुनिया के सामने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती से प्रस्तुत करना है। यानी कि इस स्टार्टअप का उद्देश्य यह है कि इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर आएंगे, निवेशक आएंगे और अपनी सलाह देंगे और ऐसे ऐसी सलाह देंगे जिससे कि भारत का जो इकोसिस्टम है वो और अधिक मजबूत हो जाए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में किसे IMF की प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा N चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं N चंद्रशेखरन का तस्वीर दिया गया है, जिसको हाल ही में IMF की प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। की पॉइंट्स में देख सकते हैं कि टाटा सन्स के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन को IMF प्रबंध निदेशक की उद्यमिता और विकास पर सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, इस परिषद का उद्देश्य क्या है, तो इस परिषद का उद्देश्य है व्यापक आर्थिक और वित्तीय नीतियों को सुदृढ़ करना, जो कि उद्यमिता, नवाचार और आर्थिक विकास को समर्थन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि डॉक्टर पूनम गुप्ता ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसका स्थान लिया है। यानी कि किसके स्थान पर पूनम गुप्ता को डिप्टी गवर्नर का पद मिला है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकल डी पात्रा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता का तस्वीर दिया गया है। तो की पॉइंट्स में देख सकते हैं कि भारत सरकार ने डॉक्टर पूनम गुप्ता को 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। तो 3 साल के लिए डॉक्टर पूनम गुप्ता को इस पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 7 से 9 अप्रैल 2025 को होने वाली RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक से पहले ही कर दी गई है। यानी कि 7 से 9 अप्रैल 2025 को जो RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होने वाली थी उससे पहले ही यह नियुक्ति कर दी गई है। और यही भाई साहब है माइकल डी पात्रा। तो इसके तस्वीर को देख सकते हैं और यही पहले डिप्टी गवर्नर थे RBI का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत GI का टैग प्रदान किया गया है। तो कौन सा उत्पाद हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा कुमकोनम पान का पत्ता, जिसको GI टैग प्रदान किया गया है, ऑप्शन बी। की पॉइंट्स में देख सकते हैं कि हाल ही में कुमकोनम पान का पत्ता और थौलाई मनिका माला को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग का प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर 2 चीज़ों को यहाँ पर GI टैग प्रदान किया गया है, पहला कुमकोनम पान का पत्ता और दूसरा थौलाई मनिका माला। इसके अलावा कुमकोनम जो पान का पत्ता है
वह उसकी खेती कावेरी डेल्टा क्षेत्र में की जाती है, विशेष रूप से तिरुवेरू पापनासम और तिरुविदाई मरुधूर में। इसके अलावा कुंभकोणम और तंजावुर तिरुवरूर जिलों में किया गया है। तो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में इसकी खेती की जा रही है कुंभकोणम पान के पत्ते की। इसके अलावा जो थौलाऊ मानिका मलाई है वह एक प्रकार का विशेष प्रकार का माला है जो कि विशेष रूप से कन्याकुमारी जिले में थौलाऊ में बनाई जाती है। तो यह एक प्रकार का माला है और इन दोनों उत्पाद को जीआई टैग मिला है। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्राइफेड ने हाल ही में आदिवासी उद्यमिता को बढ़ाने के लिए किन संगठनों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन सा संगठन हो जाएगा जिसमें कि वे हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा निफ्ट और एचपीएमसी से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निफ्ट और एचपीएमसी से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि ट्राइफेड का फुल फॉर्म है, ने हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि निफ्ट और हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य है आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीपीआईआईटी ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो डीपीआईआईटी ने किसके साथ समझौता किया है, किस कंपनी के साथ किया है। तो वह पेटीएम के साथ किया है। ऑप्शन ए पेटीएम के साथ किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो कि डीपीआईआईटी ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक और विनिर्माण स्टार्टअप के विकास में तेजी लाने के लिए पेटीएम जो कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है के साथ ज्ञापन समझौता किया है। और डीपीआईआईटी के अनुसार इस सहयोग का उद्देश्य उद्यमियों को आवश्यक सहायता प्रदान करना है जिससे कि व्यवसायों को बढ़ाया जा सके, यानी कि इससे व्यापारियों को फायदा होने वाला है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है। तो किस एयरपोर्ट पर उद्घाटन किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा चेन्नई एयरपोर्ट में उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी चेन्नई एयरपोर्ट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो कि राम मोहन नायडू है, चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है जो इस अभूतपूर्व पहल के तहत दूसरी ऐसी सुविधा है। और आपको बता दूं कि देश के पहले उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन 19 दिसंबर 2024 को कलकत्ता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया है। यानी कि कलकत्ता का जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह पहला नंबर में आता है और चेन्नई का जो हवाई अड्डा है वो दूसरे नंबर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। तो कौन से राज्य में लिया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन डी। तो देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हरसिल में एक ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद विंटर टूरिज्म कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उन्होंने मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन धाम में पूजा अर्चना किया और दर्शन भी किया था। इस वर्ष उत्तराखंड सरकार ने विंटर टूरिज्म कार्यक्रम की पहल रखी है। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का नाम क्या है, पुष्कर सिंह धामी, जो कि इस विंटर टूरिज्म में भी उपस्थित थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पीएम मोदी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तो यहाँ पर देख सकते हैं सम्मानित किया जा रहा है। तो कौन सा देश यहाँ पर सम्मानित कर रहा है, वो भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। तो इसका जवाब हो जाएगा मॉरिशस। ऑप्शन डी मॉरिशस। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। वह इस सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। उन्हें मॉरिशस की राजकीय यात्रा के दौरान जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। तो इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो यह व्यक्ति कौन है जिन्होंने कार्यभार संभाला है।
तो इस व्यक्ति का नाम है अतुल कुमार गोयल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि अतुल कुमार गोयल ने भारतीय बैंक संघ IBA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। वह एक अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उन्होंने PNB, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक, अब इंडियन बैंक सहित कई प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नेतृत्व की भूमिकाएं निभाई है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में सज्जनगढ़ अभयारण्य जो कि चर्चा में रहा है यह किस राज्य में स्थित है। तो सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में जो सज्जनगढ़ अभयारण्य है वो क्यों चर्चा में रहा था। तो आपको बता दूं कि सज्जनगढ़ अभयारण्य में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में आग लग गया था जो कि एक जंगल है। यह राजस्थान के उदयपुर शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है और शहर पूछा जाता है तो उदयपुर शहर में स्थित है। यह अरावली पर्वत के श्रृंखला में बसा है जो कि लगभग 5.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अभयारण्य सज्जनगढ़ किले के आसपास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद किस संगीत शैली से संबंधित थे। तो गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद किस संगीत शैली से संबंधित है। तो यही व्यक्ति हैं जिनका नाम है गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद। तो यह कर्नाटक संगीत से संबंधित थे। ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय भक्ति गायक और संगीतकार गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है। वो 76 वर्ष के थे और उनका निधन हो गया है। तो वह 76 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। जो कि बालकृष्ण प्रसाद कर्नाटक और भक्ति संगीत की दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो वह कर्नाटक और भक्ति संगीत की दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 1978 से लेकर 2006 तक तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अस्थाना विद्वान दरबारी संगीतकार के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में भारत ने T-72 युद्धक टैंकों के इंजन के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो कौन से देश के साथ समझौता किया है। तो वह रूस के साथ समझौता किया है। ऑप्शन सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने रूस की सार्वजनिक कंपनी जो कि रोसोबोरोन एक्सपोर्ट है उसके साथ 24 करोड़ 80 लाख डॉलर का बड़ा समझौता किया है। तो इस अनुबंध के तहत यानी कि इस समझौता के तहत भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर के पूरी तरह से तैयार और अर्ध तैयार इंजन खरीदे जाएंगे। और इस सौदे के जरिए भारत को न केवल आधुनिक इंजन मिलेंगे बल्कि प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी किया जाएगा जिससे कि मेक इन इंडिया पहल को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि CCRH ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो किसके साथ समझौता किया है। तो इसका जवाब हो जाएगा एडमास विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नई दिल्ली में स्थित जो कि केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद है जिसको CCRH के नाम से जानते हैं वह कलकत्ता में स्थित जो कि एडमास विश्वविद्यालय है उसके साथ समझौता किया है। इस समझौते पर हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जो कि सर ग्रेगरी पोल विंटर और डॉक्टर समित रे चांसलर एडमास विश्वविद्यालय कोलकाता की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं।